मॉर्निंग, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नए दिन और एक नई सुबह और नई टॉपिक्स के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। और जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन करनी है और बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको आज हमने आगाह करना है। और सबसे पहले अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की जो चौथी लहर है वो आपको पता है कि बेकाबू होती जा रही है और रोज़ाना न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां इस मूजी वायरस की नज़र होती जा रही हैं। सैकड़ों नए मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आवाम की जानिब से जिस बेहिसी का मुजाहिरा किया जा रहा है वो हम सबके लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसलिए आप सबसे जनाब यही दरख्वास्त है और रोज़ मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि खुदारा कोरोना SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करें और दूसरों को भी करवाएं। ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं। और अब तो जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो फ़हाल कर दिए गए हैं जहां से बासानी हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके इर्द गिर्द वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं है, दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो अब तो जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल कर दिए गए हैं। तो इसलिए आप आपके अपने और हम सब को महफूज बनाएं वैक्सीनेशन लगवा कर। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं कुछ इंसानी रवैयों और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कई दहाइयों से जहनी सेहत के हवाले से दस्तयाब सहूलियात और इलाज के शोबे की कोई खास जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के वहशियाना कत्ल के बाद जब ये बात सामने आई कि नूर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर बतौर माहिर अमराज नफ्सियात के काम कर रहा था। इससे कबल मुल्तान में हमने देखा कि साइकेट्रिस्ट के हाथों बेटी का कत्ल जैसे वाकयात ने इस बहस को जन्म दिया कि अगर जहनी मसाइल का शिकार लोग जाएं तो जाएं किसके पास, क्योंकि बेशतर लोगों को मालूम ही नहीं है कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट में आखिर फ़र्क क्या है। कौन सा माहिर नफ्सियात इन मसाइल के इलाज की सलाहियत रखता है और कौन नहीं रखता, इस पर ही आज हमने मज़ीद बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा सदाकत हैं जो माहिर नफ्सियात हैं। उस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। उस्मा, आपने भी ये तमाम तर जो केसेस हैं इन पे स्टडी किया होगा, इनको देखा होगा। और नूर मुकद्दम कत्ल केस की अगर बात की जाए तो उसका जो मरकज़ी मुलजिम है वो थेरेपी वर्क्स के तौर पर थेरेपिस्ट था और माहिर नफ्सियात उसको कहा जाता था। तो हमें अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को चेक एंड बैलेंस इन सब लोगों को करने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है जिनके अंडर ये लोग आएँ और पता चले कि ये लाइसेंस होल्डर हैं भी हैं कि नहीं है? जब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बिल पास हुआ था 2019 में, जो कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल के तौर पर प्रेजेंट किया गया। नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है NHS, उसने इसको अप्रूव किया और सेनेट में भेज दिया। बट वो बिल अभी बस बिल की हद तक है, उसको लॉ के तौर पे पास नहीं किया गया। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में राइट नाउ ऐसी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो कि साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस देने की तरफ जाए या सर्टिफाइड करने की तरफ जाए कि फलां साइकोलॉजिस्ट जो है ये बतौर साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है और कौन सा साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और सिमिलरली अगर किसी क्लाइंट को किसी साइकोलॉजिस्ट से कोई गिला है, शिकवा है या कोई मिसकंडक्ट साइकोलॉजिस्ट करता है तो क्लाइंट्स के पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कहाँ पे इस कंप्लेंट को लेकर जाएं, सवाए पुलिस के कि वो पुलिस के पास कंप्लेंट को लेकर जाएं। बट पुलिस की जुरिस्डिक्शन में क्या साइकोलॉजिस्ट को वो बुलाकर पूछेगा? तो वो एक सिटीजन के तौर पर पूछेगा, बट वो एक प्रोफेशनल के तौर पर उसको नहीं असेस करेगा। लेकिन हम इसमें जो देख रहे हैं ना, इसमें जो जिस इदारे में वो काम कर रहा था थेरेपी वर्क्स, वो वहाँ पर एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहा था। तो इसका बहुत से फिर इस तरह सवाल उठ रहे हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है फिर हमारे पास, कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम जाएं किसके पास। जब हम थेरेपी वर्क्स की बात करते हैं तो वो एक रिहेबिलिटेशन इदारा है। ठीक, जितने भी रिहेबिलिटेशन इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि रिहैब या साइकेट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं, ये तमाम इदारे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे मैं पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है जिसके अंदर ये तमाम रिहैब्स आते हैं और पंजाब हेल्थ कमीशन जो है वो इनको बतौर एक हॉस्पिटल असेस करता है, जिसकी काफ़ी तवील रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करने के बाद ही कोई हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल रह सकता है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उसको सील कर देता है। सिमिलरली इस्लामाबाद की अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे एक इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है कि वो जितने भी रिहैब सेंटर्स हैं
उनको असेस करे बतौर एक हॉस्पिटल, रिक्वायरमेंट्स को देखे और रेगुलराइज करे उनको। लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे होंगे पाकिस्तान के अंदर जो कि हो सकता है उनसे रेगुलराइज भी हों, बट स्टिल वो फेल्ड हैं टू प्रूव जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं केयर के देने के या हेल्थ केयर के देने के, वो फेल्ड हैं उनके अंदर। लेकिन क्या उस्मा, अब जैसे वो वहाँ पर काम कर रहा था एज अ साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट था, तो क्या फिर डॉक्टर्स के ऊपर भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि वो उनको लाइसेंस जब दे रहे हैं तो वो कितना उस पर अमल दरामद करेगा या उस पर कितना वेरी करता है कि नहीं करता। देखिए, जो भी इदारे का सरबराह है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टीम के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं पेशेंट के लिए या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी भी इदारे के सरबराह के ऊपर आती है जो कि रीहैब का हेड है। अब अच्छा, वो कोई ना कोई डॉक्टर होगा डेफिनेटली, अगर वो डॉक्टर है तो वो किसी ना किसी इसी अथॉरिटी को, जैसे मैंने बात की पंजाब की, अगर हम बात करें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पे भी एक कमीशन है। सो वो आंसरेबल हैं टू दैट बॉडी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग काम कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की पूरी आगे भी जाती हैं, हेल्थ केयर कमीशन वालों के पास होती हैं। तो फिर भी इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में चूंकि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, तो बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि छोटे छोटे 3-4 माह के कोर्सेज करवा के, जो कि डिफरेंट डिग्री होल्डर्स लोग हैं, लाइक मास्टर्स किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो वो उन्हें मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन करवा के तो उन्हें कहना शुरू कर देते हैं कि अब आप साइकोथेरेपिस्ट हो गए हैं। जबकि साइकोथेरेपिस्ट होने के लिए या साइकोलॉजिस्ट होने के लिए एक प्री रिक्विजिशन है कि ये शख्स जो है मिनिमम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में। ठीक है। और इसको आप एमफिल भी कर सकते हैं, एमएस भी हो सकता है। इसके बाद जो पीएचडी होल्डर्स हैं जिनकी प्रोफेशनल डिग्री साइकोलॉजी की है, यही वो लोग हैं जिन्हें कि आप साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में अगर उनकी डिग्री है तो उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि प्रैक्टिकली, चूंकि इनकी काफ़ी थॉरो पीछे ट्रेनिंग होती है इन मास्टर्स के दौरान या एमएस एमफिल के दौरान, ये वो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं टू प्रैक्टिस इन द फील्ड और ये लोगों को हेल्प करने के काबिल हैं। बट इन लोगों की भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जितने भी साइकोलॉजिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं या रेगुलराइज्ड हैं बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्या जो प्राइवेट क्लिनिक्स पे हमने देखे हैं कि वो भी हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई बॉडीज मौजूद हैं कि वो वहां पर जाके चेक करें कि इनके पास सर्टिफिकेट हैं या डिग्रीज हैं कि नहीं है? जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादातर किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, ठीक बहुत है। कम साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या जब से पेंडेमिक खास तौर पे आया है तो एक टेली हेल्थ का जो सेगमेंट है वो भी ओपन हुआ है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अब ऑनलाइन भी काउंसलिंग देने की तरफ जाते हैं। बट अगर वो किसी इदारे के साथ अटैच हैं, कोई ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म है उसके साथ अटैच हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं, तो यह हॉस्पिटल की या उस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो जाहिर बात है आप उसको चेक नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपके पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी उठ के फिर इंडिपेंडेंटली ये चीज शुरू कर सकता है, कोई भी चीज शुरू कर सकता है अगर बॉडीज यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज मौजूद नहीं अगर है। वो क्वालिफाइड है तो वो कर सकता है, क्योंकि जब बॉडी है ही नहीं तो अब साइकोलॉजिस्ट बैठा तो नहीं रहेगा ना कि बॉडी बनेगी तो फिर हम करेंगे। और ये जो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल भी स्टार्ट होने जा रही है या उसका बिल अभी तक मौजूद है सेनेट में, ये भी साइकोलॉजिस्ट की ही एफर्ट से हुआ है, बिकॉज वो काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि क्वैकरी इस डिपार्टमेंट में से खत्म की जाए। बट जैसे हम डॉक्टर्स में देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा रुझान है कि कोई भी शख्स जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम करता है या क्लिनिक रन करता है तो वो चाहे कोई क्वैक ही हो, लोग उसको भी डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। तो हत्ता के लोग साइकोलॉजिस्ट को भी डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को बताना पड़ता है कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम माहिर नफ्सियात हैं। इस पे आगे बात भी करेंगे कि डॉक्टर होते भी नहीं हैं कि नहीं है और इनमें फर्क क्या है। दूसरा, अगर लोगों को किसी मसले के लिए अप्रोच करना पड़े किसी साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को, तो वो किस तरह इस चीज की तस्दीक करें कि हम सही बंदे के पास जा रहे हैं, क्या चीजें देखनी चाहिए उन्हें? देखें, आप किसी भी जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप उससे उसके क्रीडेंशियल्स पूछ सकते हैं। ठीक है। कि उसने अपनी डिग्री कहाँ से की है, उसको प्रैक्टिस करते हुए कितना अरसा हो चुका है। फिर आजकल तकरीबन हर साइकोलॉजिस्ट का एक सोशल मीडिया पेज भी है, अब उसके पेज पे जा सकते हैं, वो कितना पेज एक्टिव है, लोग वहाँ पे रिव्यूज क्या डाल रहे हैं। और मैं एक
जो गुजारिश है वो क्लाइंट से भी करूंगी कि जब भी वो किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास से होकर तो निकल जाएं तो रिव्यूज जरूर देने की तरफ जाएं, ताकि आने पीछे आने वालों के लिए ये एक असेसमेंट का स्टैंडर्ड हो सके कि किसके बारे में अच्छी बात की जा रही है, किसके बारे में जो बातें नेगेटिव हैं वो हैं, या किसकी मैल प्रैक्टिस जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट भी किया जा सके। सो एक तो आप क्रीडेंशियल जाके जरूर पूछें, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने अगर कोई सर्टिफिकेशन की है जो प्रोफेशनल लेवल की है तो वो कहाँ से की है। फिर आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके कि क्या वो कोई क्रेडिबल इदारा है जहाँ से उसने की है, सर्टिफिकेशन की है। सो ये ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप असेस कर सकते हैं। देन एक वर्ड ऑफ माउथ है कि आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को चूज करते हैं उसके पास जाने के लिए, तो आप अपने हल्का हिबाब में लोगों को पूछते हैं कि आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट को जानते हैं या उसका सोशल मीडिया पेज है या अगर उसकी कोई वीडियो है, तो आप लोगों से पूछते हैं उसके बारे में। और अगर आपको किसी के बारे में वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिलता है तो फिर आप जाने की तरफ जाते हैं। आफ्टर ऑल लोगों ने भी तो मेंटल हेल्थ के लिए किसी ना किसी के पास जाना ही है। बिल्कुल, बट आप फिर जाकर असेस करते हैं 1-2 सेशंस में कि क्या ये शख्स आपको हेल्प देने के काबिल है, क्या इसकी जो एथिक्स हैं वो फॉलो कर रहा है अपने कोड ऑफ एथिक्स को या नहीं कर रहा। एक जो चीज मैं पॉइंट आउट यहाँ पे करना चाहूंगी कि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे एक कोड ऑफ एथिक्स हैं, अच्छा, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई फीमेल साइकोलॉजिस्ट है और उसको मेल क्लाइंट अटेंड करना है, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि वो अकेली कमरे में बैठ के क्लाइंट को अटेंड नहीं करेगी, कोई मेल साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मेल साइकोलॉजिस्ट है और उसने किसी फीमेल क्लाइंट को अटेंड करना है, तो वो अकेला अटेंड नहीं कर सकता, साथ उसके कोई ना कोई फीमेल कोलीग होगी, उसकी मौजूदगी में वो उससे बातचीत करने की तरफ जाएगा। तो मतलब ये कोड ऑफ एथिक्स से भी हम किसी की तस्दीक कर सकते हैं। हम कोड ऑफ एथिक्स भी देख सकते हैं कि कोई कितना फॉलो करता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एक हमारे कोड ऑफ एथिक्स का बड़ा अहम रूल है। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो बड़ा देखभाल के आके बैठता है और वो पूछता है कि क्या मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो आप ही तक महदूद रहेंगी, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ वो हमारे तक महदूद रहेंगी। नाउ ये अब साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बातें उसका क्लाइंट उसके साथ शेयर करे वो उसी तक रहनी चाहिए until unless के उसका क्लाइंट किसी डेंजर में नहीं है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई टीनेजर बच्चा आता है और कहता है कि मुझे सुसाइड के ख्याल आते हैं और साथ में कहता है ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, तो आप वहीं पे उससे शेयर कर लेते हैं कि मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अपने तक महदूद नहीं रखूंगा जो आपके लिए डेंजरस हो। ठीक है। अगर आप डेंजर में हैं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन किसी न किसी अथॉरिटी से, पेरेंट्स हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, 1122 हो सकती है, मुझे ये उनके साथ शेयर करनी होगी। ठीक है। सो क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जो है अपने क्लाइंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना है और बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। आपका अल्टीमेट गोल जो है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठ नहीं जाना कि मैंने बताना किसी को नहीं है, चाहे उसकी जान जाती है तो जाए। सो यहाँ पे आपको अपना रोल थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको अपने तक महदूद रखनी तो है। क्या इस तरह उस्मा मरीज की प्राइवेसी नहीं मुतासिर होती अगर इस तरह करेंगे हम? तो देखिए मरीज की प्राइवेसी मुतासिर उन इंफॉर्मेशन से होती है, लेट्स से अगर कोई उसका अफेयर है, वो कहता है कि आप किसी को ना बताइएगा, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसकी उन इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। ठीक है। लेकिन अगर उसकी लाइफ खतरे में है तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी अथॉरिटी से शेयर करने की जरूरत है। ये भी कोड ऑफ एथिक्स में है। यस, अगर उसकी लाइफ इन डेंजर है। ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास एक बच्चा आके कहता है कि मैं तो जी खुदकुशी करना चाहता हूँ, ये बात किसी को बताइएगा नहीं। Exactly, और अब आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं और वो आता रहेगा तो कर पाएंगे, लेकिन आपको जरूर ये इन्फॉर्मेशन किसी न किसी पेरेंट्स से शेयर करने की जरूरत है ताकि आप उसकी लाइफ को बचाने के लिए कोई चीज जो है वो करने की तरफ जा सके। ठीक है। ये कोड ऑफ एथिक्स कुछ हैं जिनको आप मद्देनजर रख के किसी की जो तस्दीक कर सकते हैं अगर आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। दूसरा जो आम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में एक तो हमें फर्क बता दें कि होते क्या, दूसरा ये दोनों डॉक्टर्स ही होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, ये बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली MBBS की डिग्री, मेडिसिन की डिग्री लेकर तो आते हैं, उसके बाद वो 1 ईयर का हाउस जॉब करते हैं और फिर वो प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं। और प्रैक्टिस, हाउस जॉब और प्रैक्टिस के बीच में वो PMC जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है वहाँ पे रेगुलराइज्ड होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद उनको प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस मिलता है। ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बेसिकली डॉक्टर्स नहीं होते, क्योंकि इनके पास मेडिसिन के हवाले से ज्यादा नॉलेज नहीं होता। ये हमेशा आते हैं साइकोलॉजी की फील्ड से, उन्होंने FSc किया होता है, BSc किया होता है या BS किया होता है और उसके बाद मास्टर्स की डिग्री साइकोलॉजी में होती है। ठीक है। देन
फिर आगे कुछ सर्टिफिकेशन अगर कोई कर ले, कोई डिप्लोमास कर ले किसी यूनिवर्सिटी से, तो फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के काबिल हो सकता है। या फिर यूजुअली आजकल इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि आप डिग्री के दौरान ही आपने काफ़ी क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करना होता है, ताकि आप जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाएं तो आप लोगों को हेल्प करने के काबिल हो। ऑल्दो कि उसके बाद भी लोग निकल कर इंटर्नशिप करते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटी को इनहेंस कर सकें, कैपेसिटी को इनहेंस कर एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, और उसके बाद वो लोगों को सर्व करने की तरफ जा सकते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है, अनटिल अनलेस उन्होंने पीएचडी ना की हो। और पीएचडी से भी मुराद है कि वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होते हैं, वो मेडिसिन के डॉक्टर्स नहीं होते हैं। मेडिसिन के डॉक्टर जो डॉक्टर्स हैं वही होते हैं, जो एमबीबीएस करके आए हैं। हमारे यहाँ एक और चीज की भी जरूरत है कि जो भी लोग हैं उन्हें भी खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ नाइव होने को बड़ी कोई कामयाबी समझा जाता है, ये तो बहुत सादा सा बंदा है। तो सादा होना एक और चीज है, लेकिन किसी चीज का इल्म ना होना ये एक दूसरी चीज है। और ऐसे ही लोग जब इल्म नहीं होता तो डेफिनेटली वो नुकसान भी उठाने की तरफ जाते हैं। तो जब भी आप ये चॉइस बनाएं कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो जरूर ये देखें कि आपको किसके पास जाना है। हमारे यहाँ या जनरली भी पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी शख्स को कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है तो यूजुअली वो अपने जीपी के पास जाता है, जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, वो डॉक्टर होता है। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड ये एक प्रैक्टिस है बड़ी कॉमन कि जो जीपी है वो रूल आउट करता है कि ये जो शख्स मेरे पास आया है क्या इसकी कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं, क्या इसको कोई फिजिकल इलनेस है। अगर नहीं है तो फिर वो रूल आउट कर देगा कि आपका फिजिकल कोई मसला नहीं है, आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मुराद है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। वो जीबी ही आपको दवाइयों पे लगा देता है। हाँ जी, आप जाएं डॉक्टर के पास, वो कहेगा ये तो मसला मैं हल कर सकता हूँ, तो वो खुद ही मेडिसिन लिख के तो दे देगा। और बाजुकात वो मेडिसिन जो है वो काफी नुकसानदा होती हैं आपके लिए, जो कि कोई आपको मेडिकल डॉक्टर जो है वो दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ी अच्छी आज हमें कुछ टिप्स मिली हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जितने भी थेरेपिस्ट होने वाले से मिली है कि हम किस तरह उनकी तस्दीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज़मा सदाकत ने हमें बताई हैं, तो उन चीज़ों का आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उज़मा सदाकत हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं। उज़मा, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का। और जो कोड ऑफ एथिक्स और कुछ चीज़ें आपने जो उज़मा ने हमें बताई हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उसके ऊपर काम करने की, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी से रुजू कर रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं किसी भी मसले को लेकर, पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी पता होनी चाहिए। इंटरनेट का दौर है, आप उधर से चेक कर सकते हैं, फिर ही किसी से रुजू करें। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इंसानी रवैयों और रिश्तों के हवाले से तो मोहब्बत एक रिश्ता है जिसकी कोई हद नहीं होती, ना ही कोई ज़बान होती है, और मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है। मोहब्बत चाहे इंसानों से हो या जानवरों से हो, जज्बात एक ही जैसे होते हैं। जब भी हम जानवरों से प्यार और उनके हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वो आते हैं, उनका ख्याल आता है। इसके बरक्स वो जानवर जो किसी मेहनत और मुशक्क़त के काम में शामिल होकर हमारी फलाह का जरिया बनते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, उनको हम याद नहीं करते। इसी तरह अगर चिड़ियाघर के बारे में बात की जाए तो उसके बासियों और जंगली जानवरों के बारे में भी आमतौर पर नहीं सोचा जाता। आवारा कुत्तों और बिल्लियों को तो नफरत की निगाह से देखा जाता है। उनसे छुटकारा पाने और उनकी नस्ल को रोकने के लिए उनकी नस्ल बंदी भी की जाती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुत्तों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो जानवरों और ख़ास तौर पर कुत्तों के हकूक़ के बारे में आगाही फराहम करना है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सना हिना शाह है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप हिना? मैं ठीक ठाक। हिना, हमें तो अपने इस शौक़ के बारे में सबसे पहले बताइएगा कि ये शौक़ कब से पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ, किससे लिया आपने ये शौक़? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, ये शौक़ से ज़्यादा ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है, पर एज वी ग्रो अप हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं।
एज एवरीवन मैं भी बचपन से एक या दो जानवर अपने साथ हमेशा रखती थी, हाँ। लेकिन इट वाज अराउंड 2013 जब मैंने पहली दफ़ा रेस्क्यू किया था, और उसके बाद आई रियलाइज, जैसे भी आपने बात बोली कि पालतू जानवरों के अलावा बहुत सारे जानवर हमारे आसपास है जिनको हमारी ज़रूरत है, और उसमें ये स्ट्रे एनिमल्स या वो जानवर जो अपने लिए बिल्कुल कुछ बोल नहीं सकते और जिनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता वो हैं। तो बस वहाँ से शुरू हुआ था। पहले बिल्लियों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, फिर कुत्तों के साथ, और फिर करते करते वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि जानवर और आप एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हो इन द टर्म्स ऑफ कि आपने एक ही दुनिया में रहना है, यू हैव टू को एग्जिस्ट, तो फिर ये आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। मतलब आप गली मोहल्ले में जो जानवर होते थे, बिल्लियाँ कुत्ते, उनको रेस्क्यू करती थी? गली मोहल्ले में भी जो जानवर होते थे जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, जो कि दे वर नॉट फिट टू सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स, अक्सर वो भी रहे हैं जिनको लोगों ने अपना शौक पूरा करके फेंक जाते थे या वो ऐसे रखना नहीं चाहते थे। अब बीमार हो जाते थे तो हॉस्पिटल्स में छोड़ के चले जाते थे। तो वो सिर्फ एक जगह से नहीं है, जानवर हर तरीके से सफ़र कर रहा होता है। वो घरों में भी लोगों के सफ़र कर रहा होता है जहाँ पे उन्हें ठीक नहीं रखा जा रहा होता, वो सड़क पे भी है जहाँ पे उन्हें गोलियाँ मार दी जाती हैं, जहर दिया जाता है, तो अब्यूज़ हर तरफ से हो रहा होता है। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ सड़क से ही उठाना है, बस ये कंपल्शन थी कि जिस भी जानवर को आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप उसको हेल्प करो। ये अच्छी चीज़ है। मुझे बताइए, जानवरों के किस तरह आप रेस्क्यू करती हैं? आप अकेली करती हैं, आपके साथ और भी लोग हैं? मैंने स्टार्ट जब से किया था तो मेरे साथ मेरी टीम है घर पे ही। इट्स अ होम बेस्ड शेल्टर फॉर नाउ, लेकिन अब मैं और मेरी हेल्पर्स जो हैं हम लोग मिलके कोई भी जानवर जिसको ज़रूरत है, वी डू 1 केस एट अ टाइम मोस्टली। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई तो आप 2 या 3 एक साथ जानवर लेकर आते हैं, पर एक केस रिपोर्ट होता है या आपको नज़र आ जाता है खुद, वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। तो उसको सबसे पहले लेकर आया जाता है, फिर उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता है, फिर उसे रिहैबिलिटेट किया जाता है। अच्छा। ताकि वो इस कंडीशन में आ जाए कि वो दोबारा या तो वापस स्ट्रीट्स पे जा सके या वो अडॉप्ट हो सके। और उसके बाद जब एक दफ़ा कम्प्लीटली हेल्दी हो जाता है तब फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी सेफ जगह पे ही उसको रखें, जो कि प्रॉबेबली अडॉप्शन का प्रोसेस है। अडॉप्शन का जो प्रोसेस होता है, तो अभी आपके पास घर पे कितने कुत्ते या बिल्लियाँ हैं मौजूद हैं? फिलहाल घर पे 40 बिल्लियाँ हैं और 20 डॉग्स हैं। ये आपके घर पे ही रहते हैं? ये मेरे घर पे ही रहते हैं पूरी फैमिली के साथ? यस, मेरी फैमिली नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, पर बाकी पूरा घर उन्होंने जानवरों के लिए दे दिया। तो उनको मतलब किस तरह मैनेज करती हैं? ये बहुत बड़ी तादाद है ना? आई नो। हाँ, तो किस तरह उनको मैनेज करती हैं? उनका फूड, उनके लिए बाकी चीज़ें? असल में जब ये स्टार्ट हुआ था ना सारा, तो सिंस मैं आपको बता रही हूँ कि इट वाज 1 केस एट अ टाइम, तो उस वक्त फील नहीं हो रहा था कि तादाद बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब एक नंबर इकट्ठा हो गया वती यू रियलाइज, लेकिन मैनेज हो जाता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसके अलावा सिंस ओवर द टाइम सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहे हो, आप अवेयरनेस भी क्रिएट करे, तो पीपल डू नो यू, सो दे डू एक्सटेंड हेल्प जिस तरीके से हो जाता है। वी हैव क्लिनिक्स एफिलिएटेड जहाँ पे मेडिकल करा लेते हैं। वी हैव फूड वेंडर्स जो कि हमें फॉर द टाइम बीइंग फूड प्रोवाइड कर देते हैं, देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट लेटर। सो इट्स अ स्मॉल सेटअप जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है, एंड वी जस्ट गेट थ्रू इट साथ साथ। तो इस तरह, तो जिस तरह आप बता रही हैं कि इतने ज़्यादा नंबर में आपके पास बिल्लियाँ कुत्ते भी हैं, तो उनमें से कुछ बीमार भी हो जाते होंगे, तो फिर उनको किस तरह, उनका प्रोसेस क्या होता है? उनको अलग रखती हो, क्या करते हो? अच्छा, सो बेसिकली सबसे पहले जो बीमार जानवर आता है ना, उसको अलग करके बिल्कुल हेल्दी स्टेट में लेके जाया जाता है, और जब वो हेल्दी हो जाता है तो उसे स्प्रे न्यूटर करा देते हैं। लकीली अगर आप ब्रीड्स की बात ना करो, ये जो फैंसी ब्रीड्स हैं, हमारी जो देसी जानवर है ना, जो हमारी पाकिस्तान का लोकल जानवर है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। वो मतलब जैसे आपका कोई जानवर आप लेकर आते हो तो सूटेड टू दिस एनवायरनमेंट, तो उनके अंदर इतनी बीमारियां पाई नहीं जाती। इफ़ दे आर गेटिंग गुड फूड, इफ़ दे आर इज गुड स्पेस, तो आपको उनकी मेंटेनेंस करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और मेरा जो 95% जो मेरे पास ब्रीड है वो हमारी लोकल ब्रीड है। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ टू मैनेज दैम। कभी अल्लाह ना करे कोई मसला आता है, कोई बीमारी आती है, तो वी हैव डू वेट, वी हैव वेट्स ऑन बोर्ड, तो हम लोग उनके साथ पे करके उसे कर लेते हैं। जो उतने जानवरों को थोड़ी देर के लिए सेपरेट किया जाता है, फिर जब वापस होते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं तो वी हैव अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ फॉस्टर्स, तो फिर उनको डिफरेंट घरों में रखवा दिया जाता है। मेडिकल हम कर रहे होते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं वी आइदर टेक देम बैक और वी गिव देम फॉर फर्दर अडॉप्शन। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या आप लोग लोगों को भी अडॉप्ट के लिए दे देते हो, या आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें बिल्लियाँ चाहिए या कुत्ते चाहिए? लास्ट ईयर हमारे पास 95 कैट्स थी टोटल, नाउ वी हैव 40, और उसमें से एटलीस्ट 37-38 वर अडॉप्टेड।
अच्छा। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो वी रीच बैक ऑन टू द सोशल मीडिया, उनकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि दीज एनिमल्स हैव बीन थ्रू सो मच, नाउ दे आर स्पेड, दे आर न्यूटर्ड, जिसका मतलब है कि दे वोंट बी रिप्रोड्यूसिंग, दे आर वैक्सीनेटेड, दे आर इन गुड हेल्थ, एंड देन पीपल रीच आउट जो अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं। वी ट्राई टू एनकरेज द आइडिया ऑफ अडॉप्शन अदर देन बाइंग एंड सेलिंग। बाय एंड सेलिंग ना सिर्फ इस्लाम के अंदर हराम है जानवरों की, कुत्ते बिल्लियों की खास तौर पे, वैसे भी ये इतनी एक ख़तरनाक मार्केट को सपोर्ट करी। जैसे टोलेंटन के बारे में आपने सुना, कराची में एम्प्रेस, ये सारे चोरी के जानवर होते हैं, ये सारे अनएथिकली ब्रेड जानवर होते हैं। तो जब इन वो मार्केट सपोर्ट हो रही होती है ना, तो फिर लोग वहाँ से जाके ख़रीदना पसंद करेंगे। जी हम छोटा लेकर आ रहे हैं, हम इस शक्ल का लेकर आ रहे हैं, एग्जैक्टली। और वो एहसास ख़त्म हो जाता है कि आप जानवर को ला क्यों रहे हो, आप कंपेनियनशिप के लिए ला रहे हो, वो सिर्फ एक शो पीस के लिए आता है। तो हम उस कल्चर को भी बहुत ज़्यादा स्नब करने की कोशिश करते हैं कि आप जानवर ख़रीदो मत, आपने अगर रखना ही है तो आप अडॉप्ट करो। जिसको ऑलरेडी घर की ज़रूरत है और आपको एक पेट चाहिए, तो वो दोनों तरीके से एक डबल नीड पूरी हो रही है। तो क्या है ना, जो लोग आपसे अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप उनके साथ कांटेक्ट में बाद में रहते हैं कि वो किस तरह जानवर की टेक केयर कर रहे हैं? हाँ, सो अडॉप्शन का पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक फॉर्म है जिस पे काफ़ी कंडीशंस हैं, जिसमें ये इंक्लूडेड है कि आपने हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपने हमें लूप में रखना है। वेट्स हमने बता दिए होते हैं, अगर उनको वैसे किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो बाद में तो वे आर देयर, जैसे हाउस विजिट करना है या आपने ग्रूमिंग करनी, कुछ भी। और अगर आपने कहीं जाना है हमारे से वापस रखवाए तो वो मतलब वी ट्राई टू कीप इन टच। मैं हमेशा से, मैं बड़े मजाक में बात कहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं शायद बिल्लियाँ तो अडॉप्ट कराती हूँ, बट आई एम अडॉप्टिंग मोर फ्रेंड्स साथ साथ, बिकॉज आई एम जस्ट सो कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज नो वन कैन डू एवरीथिंग, आपको साथ साथ ही करना होता है। और अगर हमारे साथ हुआ एटलीस्ट 3 या 4 कैट्स वर रिटर्न किसी ना किसी वजह से, फिर वो फिर सेफली हमारे पास आई और फिर वो दोबारा अडॉप्ट हुई है। सो वी ट्राई टू कीप इन टच। ऐसा नहीं होता कि आप बस हमसे जानवर ले जाओ और फिर उसके बाद हमारी बात। तो क्या कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुए कि लोग लेकर गए कैट्स या डॉग और वो बीमार हो गए तो वो वापस कर गए कि अब हमें नहीं रखना है इसको? हाँ, ये इस तरह के 2 ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए थे। वन ऑफ देम पास्ड अवे, वो तो बताया ही नहीं गया था हमें। अच्छा। और उसके अलावा जो दूसरा था, जब वो बीमार हो गया था तो वो फिर हमें वापस देना पड़ा था। लेकिन वही बात है कि अगर टाइमली जानवर आप हमें वापस कर देते हो और आप यू बी ऑनेस्ट विद अस के ठीक है हम नहीं रख सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं करे, तो वो जानवर आप हमें वापस कर दो। इंस्टेड बहुत से केसेस में, अल्लाह का शुक्र हमारे साथ नहीं हुआ, पर अडॉप्शन से केसेस में ये होता है कि उनको आगे दे दिया जाता है, उनको सड़क पे छोड़ के आ जाता है। इसीलिए जो अडॉप्शन का वेटिंग प्रोसेस है वो हमारा, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने से बेहतर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आप किस इंसान के साथ डील करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे। तो लोग ये तो नहीं कहते पहले फ़ोन करके कि हमें अडॉप्ट करना है तो हमें ये वाली ब्रीड चाहिए, हमें लोकल एनिमल्स नहीं चाहिए? बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि अगर अभी मेरे पास अब तक 370 फॉर्म्स आ चुके हुए हैं 1 साल में, और हमारे जानवर जो अडॉप्ट हुए हैं देवर अबाउट 45। तो जो नहीं अडॉप्ट हुए वो सब वही हैं जो कि एक सर्टेन ब्रीड चाहते हैं, सर्टेन लेंथ ऑफ बाल चाहते हैं, आंखों का कलर चाहते हैं, पता नहीं, इट्स लाइक एज अ कस्टम मेड शादी का जोड़ा है ना, वो चीज़ चाहते हैं, वो जानवर नहीं चाहते। तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से ये बताना उन्हें और उन्हें अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि आपने जानवर रखना है, उससे प्यार करना है। तो ज़रूरी नहीं कि वो फैंसी ही जानवर हो, आप किसी भी जानवर से प्यार करना शुरू हो तो वो आपका ख्याल रखना शुरू हो जाएगा, आप उसका ख्याल रखें। दूसरा जो आपने बताया कि वेटनरी डॉक्टर्स भी आपके साथ हैं ना, तो वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं या उनको पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू के लिए, ये कल्चर अब काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, रेस्क्यूअर्स के लिए, एनजीओज़ के लिए, हमारे लिए उन्होंने जो रेट्स हैं वो बाकियों से कम रखे होते हैं, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर्स लिटरली बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सो वो 2 हमें वो देते हैं कि एक तो वो रेट्स हमें कम देते हैं जिसमें मिनिमल उनका प्रॉफिट होता है, एंड सेकेंडली क्रेडिट की ऑप्शन होती है कि आप अभी इलाज करवा लो, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्क्यू में तो इमरजेंसी है ना, तो वो तो आप कराओगे, आप पे ऑफ बाद में कर दो। अच्छा, ये होता है। तो आपके आसपास आपके कजन्स या आपके फ्रेंड्स जो हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, वो पहले तो कहते होंगे कि ये क्या तुम काम कर रही हो, इस तरह की तनकीद होती थी? ज़्यादा दूर की बात नहीं, मेरे घर पे ही मेरे साथ ये हुआ करता था शुरू में कि ये जो तुम कर रही हो ये कहाँ लेके जाना है। और मैं अक्सर लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अच्छा अगर इतना ही शौक है पालने का, गाय बकरी पाल लो, कम से कम दूध तो देगी। अच्छा। तो इस तरह की बातें बात हुई। लेकिन मैं यही बात करती हूँ कि जानवर इतना प्योर होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत होती है और आप चीज़ें खुद ही समझ जाते हो। मैं भी जब मैंने शुरू किया था
तो मैंने भी जो सारी बातें मैं अभी कर रही हूँ मैंने तब नहीं सीखी थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी। सबसे पहले कि नस्ल का फ़र्क एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद कि किस तरह से हम लोग अगर इनके लिए बेहतर करेंगे तो इन रिटर्न आपके लिए नेचुरली, आपको पता है जैसे अल्लाह ने भी कहा है कि आप इनके साथ अच्छा करोगे तो उसका बदला मैं दूंगा, तो आपको अपनी लाइफ में वो चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो। तो अब मेरी फैमिली भी, द पीपल अराउंड मी, दे फाइनली स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि हाँ दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। मेरे बाबा से एक हमारी फैमिली में किसी ने कहा कि आप इसको रोकेंगे, क्या किए जा रही है, इतना सारा तो कोई नहीं करता और ऐसा। तो बाबा ने कहा कि उसे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि बागी नहीं करते, और अगर ये भी नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। तो मतलब आई लाइक इट व्हेन माय फैमिली सपोर्ट्स इट। पहले मेरे सिबलिंग्स के साथ भी कभी थोड़ी बहुत बहस हो गई, लेकिन वो भी ज्यादातर हमारी फैमिली में ना हमारी जो मदर्स होती है ना वो थोड़ा सा ना कहती हैं कि नहीं जानवर घर में नहीं लेकर आने, उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। प्रीकंसीव्ड नोशंस है ना असल में। अब देखो अब कोई भी चीज़ आपको शुरू से नहीं पता होगी कि अच्छा ये कितना ज़रूरी है, कोई भी आइडिया नया आता है उसको रेजिस्टेंस मिलती है। आप अभी से 10 साल पहले चले जाओ, पाकिस्तान में एनिमल रेस्क्यू का जिक्र भी नहीं था कि किसी जानवर की मदद करने की जरूरत है। तो उसी तरीके से जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, आपको समझने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, सीखने में, देखने में, तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, इस बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज एंड ऑल दोज पीपल जो कि अब सोशल मीडिया और एक्चुअल मेन मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए। नहीं तो उससे पहले तो जानवर के बारे में हम सिर्फ या तो गालियों में बात करते थे या किसी को नीचा दिखाने के लिए जानवर की बात होती थी, और तो कभी बात भी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो है ना, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, किस तरह मैनेज अपना टाइम करती हो, जॉब करती हो, स्टडी करती हो, क्या करती हो? मैंने अभी अपना मास्टर्स प्रोग्राम ख़त्म किया था, और उसके अलावा मैं टीचिंग करती हूँ, और मेरी अपनी आर्ट प्रैक्टिस है जिस पर मैं काम करना चाह रही हूँ। मेरा मास्टर्स भी आर्ट एंड डिज़ाइन में ही था। अच्छा, तो बिल्लियों को कितना टाइम देती हो? जो घर में एनिमल्स हैं उनको कितना टाइम देती हो? बिल्लियों से जो टाइम बच जाता है ना वो सारा टाइम इधर उधर जाता है। यस, अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो ही जाता है इवेंचुअली। कभी कभी होता है कि आई एम आइदर एबल टू डू दैट और डू दिस, लेकिन ऑब्वियसली देखो 7 साल में आपकी ट्रेनिंग इस तरह हो ही जाती है, आपको पता है कि आपने मैनेज किस तरीके से करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज डॉग डे, इंटरनेशनल डॉग डे है जो हम मना रहे हैं, तो एक बहस बहुत ज़्यादा चलती रहती है ना कि आवारा कुत्तों को मार दिया जाए या उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाए। इसके बारे में आप क्या कहती हो? अच्छा देखो, आवारा कुत्ते, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आवारा कुत्ते मसला नहीं है, उनका काटना मसला है और उनकी एक नेवर एंडिंग पॉपुलेशन मसला है। ठीक है, सो प्रॉब्लम को एड्रेस करना ज़रूरी है, उसको एक्सटर्मिनेट आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेबीज़ इज़ अ रियलिटी, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट इज़ अ अवॉइडेबल रियलिटी। अगर आप कुत्तों को वैक्सीनेट कर दोगे और आप उन्हें मारोगे नहीं तो जो मसला है वो तो ख़त्म हो जाएगा। और उनकी जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे जो बेहतर और लॉन्ग टर्म तरीका है जो कि कंट्रीज़ ने प्रैक्टिस भी किया है, जो कि सक्सेसफुल है, स्पे एंड न्यूटर है। आपको उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, आप उनको सर्जिकली या केमिकली स्पे एंड न्यूटर करो। इससे ये होगा कि एक एथिकल तरीके से, एक ह्यूमेन तरीके से विद इन 10 ईयर्स, ऑब्वियसली स्लो है प्रोसेस, लेकिन विद इन 10 ईयर्स जो है आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो कि आपकी सड़कों पे हर जगह कुत्ते नजर आए जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। इस तरह दे वोंट लूज देयर लाइफ, दे विल गेट टू लिव, और आपकी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। अब इस तरह के लॉज बनना शुरू हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उस सबसे पहले वो लॉज भी तब काम करेंगे, उस अवेयरनेस का भी तब फ़ायदा अगर जनरल सोसाइटी के अंदर उनको लेकर टॉलरेंस पैदा होगी। अगर आप उन्हें टॉलरेट करने को ही तैयार नहीं हो, जैसे मोस्टली सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि हमारी जो DHA की साइड है, बहरिया की साइड पे, यहाँ पे अपेरेंटली तो बहुत मतलब सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग रह रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स कुत्तों को लेके वहाँ से जाती है, हमें हमारी सड़क पे कुत्ता नजर आ गया, इसको मार दें। एंड दैट इज़ सो इनह्यूमन, दैट इज़ सो गलत। आप वैसे इतनी इंसानियत की बात करो, आप एहसास की बात करो, लेकिन आप एक जानवर को उसकी ही नेचुरल एनवायरनमेंट में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी जो चीज़ देखी थी ना कि जो हमारे इलाके जो इतने पॉश नहीं है, वहाँ के लोगों में बहुत बेहतर टॉलरेंस है। वहाँ के लोग बिल्कुल जान नहीं छुड़ाना चाहते। कुछ लोग हैं जो खाना भी डाल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। सो ये जो टॉलरेंस है ना, ये हमें हमारा रिलीजन भी सिखाता है, ये बेसिक रूल ऑफ ह्यूमैनिटी भी है, और ये हर तरफ एक्सटेंड होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं कि सड़क पे या कहीं पे भी आपके घर के बाहर कोई जख्मी कोई जानवर पड़ा हुआ है, वो तो उसको देख के निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। अक्सर चलो वो तो फिर बहुत बेहतर करते हैं कि बस वो गुजर जाते हैं। अक्सर लोग तो उसमें पार्ट लेना चाहते हैं। जो केसेस ऑफ अब्यूज़ अब मोस्टली आते हैं, उनके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, जान की गाड़ी के नीचे दिया जाता है, डंडों से और
छोटे छोटे पत्थरों से। सबसे बुरी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर परसेंटेज बच्चों की होती है जो ये कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करो कि जो बच्चा इस तरह का कर रहा है वो अपने घर पे क्या सीख रहा है और कल को वो जनरली सोसाइटी के लिए कितना बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है। सो एनिमल्स जो मैं कह रही हूँ कि वी नीड टू को एग्जिस्ट, बिकॉज हर चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आज उनके अंदर कंपैशन और एम्पैथी नहीं डाली जाएगी तो कल को इंसानों के साथ भी वही होगा। और अब जो हम इतने केसेस देख रहे हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, या किसी भी इंसान के साथ जो वल्नरेबल है, जो अपने लिए बोल नहीं सकता, उसके साथ ये हो रहा है, उसकी रूट तो यहाँ से शुरू हुई थी ना। लेकिन पहले हम देखते थे, पहले ज़माने में माँ बाप खुद बच्चों को ला कर देते थे कोई ना कोई पेट्स के, उसके साथ उसका फीलिंग्स डेवलप हो, उससे वो प्यार करे और उसको पता चले कि जानवरों के साथ भी हमने रहना है और किस तरह रहना है। अब के मेरे ख्याल से बच्चों में ये नहीं है चीज़। नहीं, पेट्स तो अभी भी ला के दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट है कि देखो हमारी, अगर आप मेजर पॉपुलेशन देखो पाकिस्तान की, तो वो ये जो नैरेटिव आता है कि यहाँ इंसान भूखा मर रहा है, जानवर का क्या करे, ये नैरेटिव कहीं पे सही है। हमें अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप शायद इतना नहीं जानवर को एज अ पेट पाल नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन एज अ पेट की बात नहीं रही। यहाँ पे ये है कि वो जहाँ पर हैं उनको वहाँ सेफ्टी रहने दो। तो अगर आप पेट नहीं भी ला के देना चाहते हो, आप घर पे नहीं भी रखना देना चाहते हो, आप उनको ये सिखा दो कि ये जो खाना आप बाहर फेंक रहे हो, ये खाना आप साइड पे रख दो, कोई जानवर खा लेगा। आप अगर गुजर रहे हो तो आप जान के किसी को हर्ट करने की जरूरत ना करो। So the entire point is कि if you cannot help them, at least do not hurt them. That is the entire thing. पेट कल्चर हाँ, लेकिन पेट कल्चर अभी थोड़ा पाकिस्तान में स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। बाहर की सोसाइटीज़ में इट्स हैज़ बीन इयर्स, उन्होंने एनिमल्स को एज कंपेनियंस बहुत पहले किया था। हम लोग एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जानवर को हमेशा एज अ हेल्प देखा गया है। हमने गायें भैंसे ऐसे पाले, तो उनसे इमोशनली कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, पर इट विल हैपन। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बाकी चीज़ों की तरह जिन उन पे हम आवाज़ उठाते हैं, कंपेन्स करते हैं, मेरे ख्याल से इनके ऊपर भी हमें आवाज़ उठाने की, अवेयरनेस देने की और कंपेन्स करने की ज़रूरत है। हिना शाह हमारे साथ मौजूद थी, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। हिना, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। जनाब, जानवरों के हवाले से हम बात कर रहे थे, आज इंटरनेशनल डॉग डे के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है। तो जानवरों से जनाब आपने मोहब्बत करनी है, जिस तरह आप खुद से करते हैं, जिस तरह आप अपने प्यारों से करते हैं, तो इस तरह आपने जानवरों से भी मोहब्बत करनी है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं धरती के बहादुर सपूतों के हवाले से। तो कोहे पैमाई एक कठिन और मुश्किल तरीन काम समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान इस मुश्किल काम में भी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि दुनिया हैरान है इस वक्त। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमाल हैदर साहब हैं और अहमद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं आप? अहमद, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। अहमद, पहले तो हमें अपने शौक के बारे में बताइए कि ये जो कोहे पैमाई थी, इसका शौक कैसे हुआ, कब शुरू किया आपने? शुरू तो जब मैंने पापा से कहा था कि मैंने पहाड़ों में जाना है, तो पापा अच्छा। मैं पहले गया था 2015 में। उस वक्त पापा मुझे कश्मीर लेकर गए थे, तो पापा ने पूछा था ऊपर जाना है समिट पे, मतलब ऊपर टॉप पे जाना है, तो मैंने कहा जाना है। तो पापा मुझे लेकर के फिर वो करके आए। फिर उसके 2 साल बाद 2018 में मैंने 6000 मीटर की पीक की और शमशाल पास भी किया था। अकेले सोलो गया था, 18 डेज में किया था। अच्छा। फिर उसके 1 साल के गया मैं उस पर प्रैक्टिस ट्रेनिंग करके, फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर जो दो पीक किए थे वन गो में, 21 डेज में 2 पीक किए थे 6000 मीटर में, एक शमशाल में और एक सकरदू में पापा के साथ किया था। ठीक है। कमाल साहब, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा, कब आपने ये कोहे पैमाई शुरू की, शौक कैसे पैदा हुआ आपका? अच्छा, कोहे पैमाई का जो शौक है ना, वो एक्चुअली जो मैं आज समझता हूँ वो ये है कि बिल्ट इन होता है। अच्छा। बस उसको सिर्फ वो नज़र आने चाहिए, वो पर्दा स्क्रीन नज़र आ जाए तो वो उसका शौक बाहर आ जाता है। तो मुझे भी इसी तरह हुआ। मैं एक दोस्तों के साथ चला गया मरी में, तो मैं सिर्फ पहाड़ों को देख रहा था और ना दुकानें ना, तो कह रहे कि यार और भी चीज़ें देखो। मैंने कहा पता नहीं, मुझे सिर्फ माउंटेन ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे माउंटेन ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ो ये आगे चलते हैं। उन्होंने नहीं है हमारा काम नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर इसी तरह जाने शुरू हो गया। फिर नारायण कागान की तरफ गया, क्योंकि कागान वैली जो है ना, ये पंजाब के बिल्कुल नियर है
और ये नर्सरी है माउंटेनियरिंग। अच्छा, हर तरह के आप क्लाइंबिंग कर लें, आप ट्रैकिंग कर लें, आप हाइकिंग कर लें, ये इससे ज़्यादा अच्छी नर्सरी पाकिस्तान में इजी नहीं पाई अप्रोच में जाएगी। नहीं है। और जो भी बिगनर हों प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। इवन के जो हार्ड वर्क करें, जो रूटीन में करें, उनके लिए भी बहुत है कि आप जल्दी जाएं, 2 से 3 दिन में आप उसकी प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। उस करदुआ और जो गिलगित आप जाते हैं, हुंजा जाते हैं, वो ज़रा लॉन्ग अप्रोच पे है। कभी अहमद ने शिकायत नहीं की कि नहीं पापा अब नहीं हो रहा मेरे से, बहुत मुश्किल आई? नहीं, ये इसने बिल्कुल नहीं। इवन अच्छा। के मैं इसकी ये नहीं कि तारीफ कर रहा हूँ, इसके जो शमशाली हैं, जो शमशाली बड़े अच्छे क्लाइंबर हैं, बल्ती भी बड़े अच्छे क्लाइंबर हैं, माउंटेनिंग माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। अच्छा, क्योंकि उसने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है, चगोरी इंटरनेशनल से ली है, कोपेमा पाकिस्तान से उसने ली है, तो उस ट्रेनिंग से इसको फायदा होता है ना, वो उस करदू में फिर इसको जाना पड़ता है। ठीक है। अभी ये 2 कोर्स ये ट्रेनिंग के करके आ चुके हैं। अच्छा, करके आ रहा है। तो अहमद, जब आप पहली दफा गए, आपने बताया कि आप अकेले गए थे, जो एक्सपीरियंस था आपके अकेले जाने वाला, वो वाला एक्सपीरियंस हमें बताइए। उसमें कैसा आपको महसूस हुआ? आपको डर नहीं लगा उसमें कि मैं अकेला हूँ, खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आ जाए? नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा, बस अल्लाह अल्लाह करके आगे जा रहा था। और अच्छा, जब पापा ने मुझे तो इस्लामाबाद से ड्रॉप कर लिया, तो आगे मैं गया था खुद हुंजा। फिर हुंजा से आगे कहते हैं कि फिर शमशाल से आगे भी वो मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद शमशाल पास पहुंचे 3 दिन, फिर उसके बाद पीक सामने आ गई थी, उसके बेस कैंप में गए, फिर वहाँ से क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी ऊपर से, फिर समिट करके पूरी टीम होती है, माउंटेन गाइड साथ होते हैं। अच्छा, वो साथ ही होते हैं। वो साथ ही होते हैं। रूट तो नहीं इसको पता होगा। तो अहमद, वहाँ पर तो बड़ा मुश्किल होता है सोना, खाना पीना, तो खाने का ख्याल कैसे रखते थे? क्या खाते थे वहाँ पर जाके? वहाँ पे तो मतलब रेडी टू ईट, वहाँ जो साथ लेकर गए हुए थे? साथ लेके जाते हैं खाने, हम्म, वो पोर्टर मतलब एक पोर्टर मैंने रखे, उन्होंने सामान पकड़े, तो हम अच्छा। अपने मतलब बैकपैक लेके जाते हैं। कितने लोग थे आपके साथ उस वक्त? उस समय ऐसा 3 थे। 3 लोग थे, ठीक है। और जब आप वहाँ पे पहुँच गए तो फिर कैसा महसूस हुआ कि जो मैं सोच के निकला था और अकेला घर से निकला था, तो किस तरह रात से की स्टार्ट किया था फीलिंग ना, हुई? बताओ रात से कैसे स्टार्ट किया था? रात को मैं निकला था, हाँ, तो जब मैं रात को निकला, फिर 8 घंटे मुसलसल क्लाइंबिंग करके फिर ऊपर पहुंचे, तो समिट पे पहुंच गए थे 8 बजे। बैड वेदर भी बहुत था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, सब और वाइट वो दिख भी रहा था। रात के वक्त। 12 बजे निकले थे, फिर वो 8 बजे सुबह को ऊपर टॉप में थे। अच्छा, 8 8 घंटे आप क्लाइंबिंग करते रहे? 1200 मीटर की असेंट की। हम्म, फिर ऊपर पहुंचे भी, अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर टॉप समिट पे पहुंच गए। फिर वहाँ से मैं अल्लाह अकबर कह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के नीचे आ गया। 1.5 घंटे में नीचे पहुंच गए बेस कैंप। कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया हो आपके साथ नहीं, इस आपकी पूरी जर्नी में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कमाल साहब, जब इसको आपने भेजा अकेले, तो आपके नहीं एक दफा हुआ कि नहीं, अकेले नहीं भेजना चाहिए, बच्चा है अभी? हाँ, वो ये इसलिए कि असल में माउंटेनिंग की बहुत सीरियस गेम है। अब देखना ये होता है कि इसको देखना, अभी से इसको जज करना बहुत ज़रूरी था। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होम सिकनेस होती है। अच्छा, आप विल्डरनेस में, रिमोटनेस में होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता, वो पोर्टर या आपके जो माउंटेन गाइड वही होते हैं, बाकी तो कोई नहीं है। तो मैंने देखना था इसमें इनर स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, लेवल क्या है इसका। तो इसलिए मैंने इसको भेजा। प्रेशर ज़रूर था, फैमिली का प्रेशर था, लेकिन वाइफ ने बड़ा साथ दिया। उसने कहा कि उसने दूसरों को कहा कि ये इसके फादर हैं और दूसरे ये खुद माउंटेनिंग करते हैं, ये हर कदम पे इसके साथ कुछ ना कुछ होंगे, इन्होंने पूरा इंतजाम किया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जाने दें, देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इसको 2 कैंप साइड इसने जो ओपन सोया, टेंट में नहीं सोया, इसको सुलाया गया ओपन। पोर्टर ने कि इसको देखते हैं ये डरता है, ये क्या करता है। उन्होंने हर तरह की उसकी प्रैक्टिस की और करके लेके गया, और इंतहाई अच्छे तरीके से वापस आया कि शमशाली जो है वो इसको बल्कि इसका नाम इन्होंने रख दिया अहमद कमाल शमशाली। अच्छा, तो इसको अब मैंने नेक्स्ट ईयर इसको शमशाली भेजना है। उन्होंने कहा आप 2-3 महीने के लिए हमारे पास भेज दें, क्योंकि पंजाब लेवल से जो लड़का जा रहा है ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 3000 मीटर पर रहते हैं, लेकिन जो 0 लेवल पर आने वाला लड़का इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो एक अमेजिंग है, बिल्कुल ऐसे गॉड ही गिफ्टेड है। है। तो कमाल साहब, कोहे पेमाई जो लोग शुरू करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे हैं जो इस हवाले से उनको तरबियत दे या फिर उनकी मदद करें? हाँ, पाकिस्तान में सरकारी लेवल पे एक इदारा है, अल्पाइन क्लब पाकिस्तान। ओके, लेकिन वो कुछ सालों से इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहा है। ठीक है। अब जब ये नहीं दे रहा था, इस गैप को पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट इदारे मैदान में, स्कर्दू में जैसे चगोरी इंटरनेशनल है, अपना जाहिद राजपूत साहब हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं, और भी छोटे 2-3 और भी हैं, कोपेमा वाले भी हैं और भी हैं जो
करा रहे हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे करा रहे हैं। वो गवर्नमेंट सपोर्ट एज सच कुछ नहीं है। वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। मिर्ज़ा अली साहब हैं जो समीना बेग की जो बात की है, उनके भाई हैं मिर्ज़ा अली, वो बहुत अच्छा इदारा चला रहे हैं और ये उसके इदारे में उन्होंने इसको ट्रेनिंग के लिए मतलब खुद कॉल की। प्राइवेटली इदारे मौजूद है, प्राइवेट इदारे गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज सच कोई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। तो इस चीज़ को, इस शौक को बड़ा महंगा शौक कहा जाता है कमाल साहब। तो इसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं या खुद किस तरह मैनेज करते हैं इसको? हाँ, इसके लिए कि ये डेफिनेटली कॉस्टली गेम है। इसके जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, तो इसका कॉस्ट बढ़ते जाता है। इसलिए मैंने 5 से 6-7 हज़ार मीटर तक इसको अभी रखा है कि वो विद इन बेयर होता है कि आप थोड़े से पैसे में 4-5 लाख 2 लाख कर जाते हैं। लेकिन जब आप 7,000 से ऊपर के लिए ट्राई मारते हैं, 8,000, वो फिर मिलियन में चला जाता है। अच्छा। जैसे अगर मैं K2 करना चाहता हूँ तो 5 मिलियन 6 मिलियन के एक्सपेंस उसमें बेयर होंगे, तो डेफिनेटली फिर उसमें हमें स्पॉन्सरशिप के लिए हमें वो करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए फिर आपकी अपनी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए ना। अच्छा। आप अगर किसी को प्रेजेंट करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, कॉल करते हैं कि मुझे स्पॉन्सरशिप दीजिए, मैं ये 8,000 की मीटर को पीक करना चाहता हूँ, इसमें एक्सपेंस, उनको ही पता है एक्सपेंस है, तो आपकी प्रोफाइल तो हो ना बैक में। तो ऐसी तो कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये है कि स्पॉन्सरशिप है, लेकिन पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत कम है, बहुत कम। तो ये जो इक्विपमेंट्स इन सारी मुहिम में इस्तेमाल होते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं, अवेलेबल हैं? हाँ, पाकिस्तान में तो नहीं बनते डेफिनेटली। आप देखें ना, जितनी टेक्निक्स है ना, ये सारी इम्पोर्टेड है। आप K2 देख लें, सबसे पहले किसने किया? गोरों ने किया। एवरेस्ट किसने किया? गोरों ने किया। आज बल्कि की तारीफ की जाती है, आज शेरपा की, नेपालों की तारीफ की जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले पीक नहीं किया। ये गोरों ने बताया कि ये पीक्स अल्लाह ताला ने, आपके अल्लाह ताला ने इसको क्लाइम के लिए दिया, इसको मुसख्खर करने के लिए दिया। वो उनको साथ लेके गए, तब उनको पता एहसास हुआ कि ये तो चढ़ने के लिए जगह, ये सिर्फ देखने के लिए जगह नहीं है। तो डेफिनेटली टेक्निक उन्हीं की थी, क्योंकि सबसे पहले वही माउंटेनिंग में, और टूल्स भी उन्होंने ही सारे किए। गियर्स जो है, टेक्निक, गैजेट जो सारे बाहर के टूल्स हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा महंगे भी होते होंगे, कॉस्टली होते हैं डेफिनेटली। अगर आपने ये बूट लेने क्लाइंबिंग के, वो 2 लाख से ऊपर के। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ये बड़ा महंगा शौक है, लेकिन जिनको ये शौक है वो अपने शौक की वजह से वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। और हमारे सामने भी वो लोग बैठे हुए हैं। कमाल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, अहमद कमाल हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप दोनों के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के साथ। और जनाब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो नौजवान है और मर्द ख़वातीन इस कोहे पैमाई में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते ही जा रहे हैं। और मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।